नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं, बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। हाँ बिल्कुल, इसका हिंदी संस्करण भी उपलब्ध है और आज हम उसी से मिले कुछ मुख्य सबक या सीख पर गौर करेंगे। सही। हमारा मकसद है निवेश के जो बुनियादी सिद्धांत हैं या उसके पीछे का मनोविज्ञान है और जो चेतावनियां हैं उनको समझना। बिल्कुल, खासकर उन लोगों के लिए जो जल्दी से मतलब गहरी जानकारी चाहते हैं। और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, है ना? भावनाएं बहुत हावी रहती हैं। अरे बहुत ज्यादा। आपको पता है सर आइजैक न्यूटन जैसा दिमाग, वो भी 1720 के साउथ सी बबल में फंस गए थे। हाँ, मैंने पढ़ा था, लाखों डॉलर्स गवा दिए थे उन्होंने आज के हिसाब से। और कहा था कि वो तारों की गति तो कैलकुलेट कर सकते हैं पर लोगों का पागलपन नहीं। क्या बात है, बिल्कुल सटीक। तो चलिए इसी मनोविज्ञान से शुरू करते हैं। ग्राहम का वो मिस्टर मार्केट वाला आइडिया, हाँ मिस्टर मार्केट, वो क्या है असल में? ये कौन है मिस्टर मार्केट? देखिए, ग्राहम ने इसे एक काल्पनिक कारोबारी पार्टनर की तरह समझाया है। सोचिए आपका एक पार्टनर है मिस्टर मार्केट। ठीक है। वो रोज आपके पास आता है और अपने बिजनेस में हिस्सेदारी यानी स्टॉक खरीदने या बेचने का ऑफर देता है। रोज? हाँ रोज। और उसका मूड वो बड़ा ही मूडी है। कभी हद से ज्यादा खुश तो बहुत ऊंची कीमत मांगेगा। अच्छा। और कभी बिल्कुल डिप्रेस्ड, डरा हुआ, तो वही हिस्सेदारी बहुत ही कम दाम पर बेचने को तैयार हो जाएगा। तो निवेशक को क्या करना चाहिए फिर? उसके मूड के हिसाब से चलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, यही तो पॉइंट है। बुद्धिमान निवेशक मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स का फायदा उठाता है। फायदा कैसे? जब मिस्टर मार्केट डरा हुआ है, सस्ते में बेच रहा है, तब वो खरीदने के बारे में सोचता है। और जब मिस्टर मार्केट बहुत ज्यादा आशावादी है, महंगी कीमत लगा रहा है, तब या तो वो बेचने का सोच सकता है या फिर उसे नजरअंदाज कर सकता है। यानी फैसला मिस्टर मार्केट की भावनाओं पर नहीं, फैसला होना चाहिए कंपनी के फंडामेंटल्स पर, उसकी असली कीमत के विश्लेषण पर। डर और लालच से बचना है। वो इंगटॉमी वाला उदाहरण याद आता है। हाँ बिल्कुल, $231 का स्टॉक गिरकर 25 सेंट पर आ गया, जबकि बिजनेस खत्म नहीं हुआ था। वो मिस्टर मार्केट का पागलपन था, डॉक्टर जेकल से मिस्टर हाइड बनने जैसा। इसीलिए ग्राहम कहते हैं कि तेजी से डरो और मंदी का स्वागत करो। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, अजीब लगता है पर लॉजिकल है। बुल मार्केट में जब सब कुछ बढ़ रहा होता है, चीजें महंगी हो जाती हैं, खरीदना रिस्की होता है। सही। जबकि बेयर मार्केट में जब मंदी होती है, अच्छी कंपनियों के शेयर भी सस्ते मिल जाते हैं। वो असल में संपत्ति बनाने का ज्यादा सुरक्षित मौका होता है। जैसे वो 90s के आखिर का .com बबल था। ओ हाँ, क्या भविष्यवाणियां थीं। Amazon $400 जाएगा, Qualcomm 1000, एनालिस्ट कह रहे थे ये नई दुनिया है। हाँ, कीमतें ज्यादा हैं ये सोचना ही गलती है। हेनरी ब्लॉडेट, वॉल्टर पाइसे, केविन लैंडिस, कितने ही नाम थे। और फिर क्या हुआ? तबाही। 2000 से 2002 के बीच वो सारे पसंदीदा टेक स्टॉक्स 70%, 80%, कुछ तो 99% तक गिर गए। बाप रे। नैस्डैक जो 4400 के ऊपर था वो 1300 पर आ गया। सिस्को जैसी कंपनी में अकेले $400 बिलियन का नुकसान हुआ। तो ये सब मतलब जरूरत से ज्यादा आशावाद और फंडामेंटल्स को नजरअंदाज करने का नतीजा था। बिल्कुल, भीड़ के पीछे भागने का नतीजा। पर हम बार बार ये गलतियां क्यों करते हैं? इतिहास से सीखते क्यों नहीं? इसका एक कनेक्शन शायद हमारे दिमाग की वायरिंग से है। देखिए, हमारा दिमाग वो पैटर्न ढूंढने के लिए बना है। अच्छा। हाँ, वो हर जगह पैटर्न ढूंढता है, कभी कभी वहां भी जहाँ कोई पैटर्न होता ही नहीं है। मतलब? जब कोई स्टॉक लगातार ऊपर जाता है तो दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, एक तरह का हाई मिलता है। नशे जैसा? हाँ, कह सकते हैं। और हम अपनी भविष्यवाणियों के आदी हो जाते हैं, भले ही वो तर्कहीन हो। तर्क पीछे छूट जाता है। तो ये भावनाओं और तर्क के बीच की लड़ाई है, और यहीं पर ग्राहम निवेश और अटकलबाजी में फर्क करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है। क्या फर्क है ये? निवेश क्या है और अटकलबाजी क्या है? ग्राहम के लिए निवेश वो है जिसके पीछे गहन विश्लेषण हो, ऐसा विश्लेषण जो मूलधन की सुरक्षा का और एक संतोषजनक रिटर्न का वादा करें। ठीक है। अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती, मतलब अगर आप बिना विश्लेषण के सिर्फ कीमत बढ़ने की उम्मीद में कुछ खरीद रहे हैं, तो वो अटकलबाजी है। और इसी से जुड़ा है उनका वो फेमस कॉन्सेप्ट, सुरक्षा का मार्जिन। हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये उनके दर्शन का कह सकते हैं केंद्र बिंदु है। ये है क्या असल में?
पहले आपको आंतरिक कीमत या इंट्रिंसिक वैल्यू समझनी होगी। ओके। ग्राहम मानते थे कि हर स्टॉक की एक असली कीमत होती है जो उसके बिजनेस, उसकी संपत्ति, उसकी कमाई की क्षमता पर आधारित होती है, बाजार के रोज के मूड पर नहीं। ठीक है, एक फेयर वैल्यू। हाँ, तो सुरक्षा का मार्जिन का मतलब है उस स्टॉक को उसकी इस आंतरिक कीमत से काफी कम दाम पर खरीदना। यानी डिस्काउंट पर खरीदना। बिल्कुल, एक अच्छा खासा डिस्काउंट। इसका फायदा? फायदा ये कि अगर आपका विश्लेषण थोड़ा गलत भी निकला या कंपनी के साथ कुछ बुरा हो गया, तो भी आपके पास एक कुशन है, नुकसान कम होगा या नहीं होगा। समझ गया, ये आपको बड़ी गिरावट से बचाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, आजकल वो डे ट्रेडिंग बहुत चल रही है, लोग घंटों में खरीदते बेचते हैं। ग्राहम के हिसाब से ये क्या है? ग्राहम के हिसाब से ये अटकलबाजी का सबसे खतरनाक रूप है, लगभग वित्तीय आत्महत्या। ओह, इतना सख्त? हाँ, क्योंकि इसमें लागत बहुत है, बार बार खरीदने बेचने का ब्रोकरेज, शॉर्ट टर्म गेन पर टैक्स ज्यादा लगता है और मार्केट इम्पैक्ट कॉस्ट भी होती है। वो क्या है? जब आप जल्दी में बड़ी मात्रा में खरीदते या बेचते हैं तो आप खुद ही कीमत को अपने खिलाफ कर देते हैं। अच्छा, और कोई स्टडी वगैरह है इस पे? हाँ, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी थी। उसमें पाया गया कि जो सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं वो बाजार से औसतन 6.4% सालाना कम कमाते हैं। बाप रे, तो ज्यादा ट्रेड मतलब कम रिटर्न? अक्सर यही होता है। और आईपीओज, जब नई कंपनी का शेयर आता है, बड़ी धूम होती है, वो कैसा निवेश है? आईपीओज का आकर्षण अक्सर धोखा होता है। धोखा? हाँ, क्योंकि जो अच्छी कीमत होती है वो अक्सर अंदरूनी लोगों या बड़े इंस्टीट्यूशंस को मिलती है। जब तक रिटेल निवेशक, आम आदमी खरीद पाता है, तब तक कीमत बहुत बढ़ चुकी होती है। बिल्कुल, और आंकड़े भी यही दिखाते हैं। 1980 से 2001 तक का डेटा देखें तो औसत आईपीओ ने पहले दिन की क्लोजिंग कीमत पर खरीदने के बाद अगले 3 साल में बाजार से सालाना 30% कम प्रदर्शन किया। 23% बहुत ज्यादा है ये तो। हाँ, वो VLinex का उदाहरण देखिए। हाँ। $30 का आईपीओ $299 पर खुला, एक दिन में करीब 700% का उछाल। कमाल है। पर ये फायदा आम निवेशक को नहीं मिला और बाद में वो स्टॉक लगभग 0 हो गया। ओह, तो आईपीओ से दूर रहना बेहतर है? ज्यादातर मामलों में हाँ, खासकर अगर आप बिना रिसर्च के सिर्फ हाइप में खरीद रहे हैं। कुछ और सट्टा फॉर्मूले भी होते हैं, जैसे वो जनवरी इफेक्ट या कुछ किताबों में बताई रणनीतियां। हाँ, बहुत आते जाते रहते हैं। ओशॉग्नेसी की किताब थी, मॉटली फूल का फूलिश फोर था। ये सब आकर्षक लगते हैं पर टिकते नहीं। हाँ, लंबी अवधि में कंसिस्टेंट नहीं रहते। ग्राहम हमेशा बिजनेस के फंडामेंटल विश्लेषण पर जोर देते थे, किसी फॉर्मूला पर नहीं। सही बात है। अच्छा, अब पोर्टफोलियो पर आते हैं। पैसा लगाना कहाँ है? स्टॉक में कितना, बॉन्ड में कितना, कैसे तय करें? ग्राहम का सुझाव रक्षात्मक निवेशक के लिए था कि कम से कम 25% और ज्यादा से ज्यादा 75% स्टॉक्स में रखें और बाकी बॉन्ड्स या कैश जैसी सुरक्षित चीजों में। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप एक अनुपात तय करें, जैसे 50-50 या 60-40। ठीक है, मान लीजिए 50-50 तय किया, फिर उसी पर टिके रहें। बाजार ऊपर जाए या नीचे, उस वजह से अनुपात ना बदलें। हाँ, नियमित रूप से, जैसे हर 6 महीने में उसे वापस 50-50 पर ले आएं। इसे रीबैलेंसिंग कहते हैं। रीबैलेंसिंग, ये क्यों जरूरी है? ये आपको अनुशासन सिखाता है। देखिए, जब बाजार बहुत चढ़ जाएगा तो आपके स्टॉक का हिस्सा 50% से बढ़कर शायद 60% हो जाए। हाँ। रीबैलेंसिंग आपको कहेगा कि कुछ स्टॉक बेचकर मुनाफा बुक करो और उसे बॉन्ड्स में डालो ताकि वापस 50-50 हो जाए। यानी महंगा बेचो। हाँ, और जब बाजार गिरेगा तो स्टॉक का हिस्सा घट जाएगा, मान लो 40% हो गया। तब रीबैलेंसिंग कहेगा कि कुछ बॉन्ड्स बेचकर सस्ते में स्टॉक खरीदो ताकि वापस 50-50 हो जाए। यानी सस्ता खरीदो। एग्जैक्टली, ये भावनाओं को हटाकर एक सिस्टम से काम करवाता है। ये तो बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा, आजकल महंगाई की बड़ी चिंता, इन्फ्लेशन, क्या स्टॉक हमेशा इन्फ्लेशन से बचाते हैं? ये एक आम धारणा है, पर पूरी तरह सही नहीं है। अच्छा। ऐतिहासिक डेटा देखें तो जब महंगाई बहुत ज्यादा रही है, जैसे 6% से ऊपर, उन सालों में स्टॉक मार्केट का प्रदर्शन अक्सर खराब रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा महंगाई कंपनियों की लागत बढ़ाती है, लोगों की खरीदने की ताकत कम करती है, अर्थव्यवस्था धीमी पड़ सकती है। हाँ। हल्की महंगाई शायद ठीक हो, पर तेज महंगाई अच्छी नहीं। तो फिर महंगाई से बचने के लिए क्या करें, अगर स्टॉक भरोसेमंद नहीं है हमेशा? आज के समय में 2 अच्छे विकल्प हैं जो ग्राहम के समय उतने आम नहीं थे।
एक है रीट्स। रीट्स, रियल एस्टेट वाले। हाँ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये ऐसी कंपनियों के शेयर हैं जो प्रॉपर्टी ओन करती हैं और किराया कमाती हैं। महंगाई बढ़ती है तो किराया भी बढ़ता है। तो इनकी कमाई बढ़ सकती है। बिल्कुल। दूसरा विकल्प है टिप्स। टिप्स? ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज। ये अमेरिकी सरकार के बॉन्ड्स हैं। इनकी खासियत ये है कि इनकी मूल कीमत महंगाई के साथ अपने आप एडजस्ट हो जाती है। अरे वाह, ये तो सीधा प्रोटेक्शन हुआ। हाँ, लेकिन एक पेंच है। क्या? इन पर जो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट मिलता है उस पर टैक्स लगता है हर साल, भले ही आपको वो पैसा कैश में न मिला हो। ओह, तो फिर? इसलिए इन्हें टैक्स डिफर्ड खातों, जैसे अमेरिका में IRA या 401k होते हैं, उनमें रखना बेहतर माना जाता है। समझ गया। चलिए अब सबसे मुश्किल सवाल पर आते हैं। स्टॉक चुने कैसे, खासकर वो निवेशक जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। ग्राहम के क्या नियम थे? ग्राहम ने कुछ सीधे साधे नियम दिए थे। उनका फोकस था क्वालिटी और वैल्यू पर। जैसे कि? पहला, कंपनी का साइज ठीक ठाक हो, बहुत छोटी ना हो। दूसरा, फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत हो। मजबूत मतलब? जैसे करंट एसेट्स, यानी जो संपत्ति जल्दी कैश में बदल सकती है, वो करंट लायबिलिटीज, यानी जो देनदारियां जल्दी चुकानी है, उससे कम से कम दोगुनी हो। ओके। कर्ज के बारे में कुछ? हाँ, लंबी अवधि का कर्ज वर्किंग कैपिटल से ज्यादा न हो। वर्किंग कैपिटल यानी रोजमर्रा के काम के लिए जो पैसा चाहिए। ठीक है। और कमाई? कम से कम पिछले 10 साल से लगातार मुनाफा कमा रही हो। और डिविडेंड? डिविडेंड भी जरूरी था उनके लिए। हाँ, बहुत। कम से कम पिछले 20 साल से लगातार डिविडेंड दे रही हो। ये दिखाता है कि कंपनी शेयर धारकों का ध्यान रखती है। और कीमत, वैल्यूएशन? कीमत वाजिब होनी चाहिए। उन्होंने 2 रेशियो देखे थे। पहला, PE रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स। ये पिछले 3 साल की औसत कमाई के 15 गुना से ज्यादा न हो। 15 PE, ठीक है। और दूसरा, PB रेशियो, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू। ये 1.5 गुना से ज्यादा न हो। ये तो काफी फिल्टर्स हो गए। हाँ, ये रक्षात्मक निवेशक के लिए थे जो ज्यादा माथापच्ची नहीं करना चाहता। लेकिन एक सलाह अक्सर सुनने को मिलती है, जो जानते हो वो खरीदो। पीटर लिंच ने कहा था। हाँ, बाय व्हाट यू नो। ये ग्राहम के नजरिए से कैसा है? देखिए, ये सुनने में अच्छा लगता है, पर इसमें एक खतरा है। क्या खतरा? खतरा ये कि परिचित होना, फेमिलियरिटी, हमें लापरवाह बना सकता है। हम सोचते हैं, अरे मैं तो इनकी कॉफी रोज पीता हूँ या इनका फोन इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे सब पता है। हाँ, लगता है कि रिसर्च की जरूरत नहीं। बिल्कुल। और फिर हम जरूरी विश्लेषण नहीं करते, खासकर अपनी ही कंपनी के स्टॉक में जरूरत से ज्यादा पैसा लगा देना। वो तो बहुत रिस्की है। हाँ, क्योंकि अगर कंपनी डूबी तो आपकी नौकरी भी गई और बचत भी, डबल नुकसान। सही बात है। तो गहराई से विश्लेषण करते समय किन चीजों पर फोकस करना चाहिए? ग्राहम ने 5 मुख्य बातें बताई थीं। पहला, कंपनी का लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट क्या है, वो करती क्या है, पैसा कहाँ से कमाती है। कम से कम 5 साल की एनुअल रिपोर्ट पढ़ें। ठीक है। दूसरा? मैनेजमेंट की क्वालिटी, क्या मैनेजमेंट काबिल है, ईमानदार है, क्या वो जो कहते हैं वो करते हैं, अपनी गलतियां मानते हैं, उनका वेतन कितना है। तीसरा? फाइनेंशियल ताकत और कैपिटल स्ट्रक्चर, कर्ज कितना है, कैश फ्लो कैसा है। चौथा और पांचवा? चौथा, डिविडेंड का रिकॉर्ड, क्या लगातार देती है। और पांचवा, अभी डिविडेंड यील्ड कितनी है। ठीक है। विश्लेषण करते समय कोई रेड फ्लैग्स, मतलब खतरे के संकेत, जिन पर नजर रखनी चाहिए? हाँ, कुछ पैटर्न है जिनसे सावधान रहना चाहिए। जैसे एक होता है सीरियल एक्वायरर, मतलब? वो कंपनी जो लगातार दूसरी कंपनियां खरीदती ही रहती है। इसमें क्या बुराई है, ग्रोथ ही तो है। हो सकता है, पर सवाल ये पूछना चाहिए कि कहीं वो अपने कोर बिजनेस की कमजोरी छुपाने के लिए तो ऐसा नहीं कर रही, या कहीं वो खरीदने के लिए बहुत ज्यादा कीमत तो नहीं दे रही, जैसे टाइको या ल्यूसेंट ने किया था। अच्छा। और दूसरा है ओपीएम एडिक्ट, अदर पीपल्स मनी, यानी दूसरों के पैसे पे चलने वाली। हाँ, वो कंपनी जो लगातार या तो कर्ज ले रही है या नए शेयर बेचकर पैसा उठा रही है। सवाल यह है कि क्या उसका अपना बिजनेस इतना कैश नहीं बना पा रहा कि उसे बाहर से पैसा लेना पड़ रहा है, जैसे ग्लोबल क्रॉसिंग या वर्ल्डकॉम थे। और कोई? एक और है जॉनी वन नोट। ये क्या है? वो कंपनी जो अपनी ज्यादातर कमाई के लिए सिर्फ 1 या 2 बड़े ग्राहकों पर निर्भर है। अगर वो ग्राहक चला गया तो
जैसे साइकोमोर नेटवर्क्स का हुआ था। ये तो वाकई खतरे की घंटी है। इसके उलट अच्छी बात क्या है? अच्छी बात है कंपनी की चौड़ी खाई या वाइड मोट। ये वॉरेन बफेट भी कहते हैं। हाँ, ये ग्राहम के विचारों से ही आया है। मतलब कंपनी के पास कोई ऐसा टिकाऊ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जो उसे प्रतियोगियों से बचाता है। जैसे? मजबूत ब्रांड हो सकता है, कोई पेटेंट, नेटवर्क इफेक्ट या लागत कम रखने की क्षमता। ठीक है, मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसे जांचे? सिर्फ सीईओ की सैलरी देखना काफी है? सैलरी एक इशारा जरूर है, खासकर अगर वो जरूरत से ज्यादा लगे। पर और भी चीजें देखनी चाहिए। क्या मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के सवालों का सीधा जवाब देता है? क्या वो अपनी गलतियां स्वीकार करता है? क्या कंपनी स्टॉक ऑप्शंस को कम कीमत पर दोबारा जारी करती है, जिसे रिप्राइसिंग कहते हैं? ये अच्छा संकेत नहीं है। अंदर के लोग क्या कर रहे हैं? इनसाइडर बाइंग या सेलिंग? हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर कंपनी के डायरेक्टर्स और बड़े अधिकारी लगातार अपने शेयर बेच रहे हैं तो ये चिंता की बात हो सकती है। अगर खरीद रहे हैं तो ये अच्छा संकेत है। और फाइनेंशियल रिपोर्ट? क्या वो साफ सुथरी और समझने में आसान है या उसे जानबूझकर जटिल बनाया गया है ताकि कुछ छुपाया जा सके? सही। और कंपनी की आर्थिक ताकत, कर्ज का क्या लेवल ठीक माना जाए? एक मोटा नियम है कि लॉन्ग टर्म डेट यानी लंबी अवधि का कर्ज कंपनी की कुल कैपिटल के 50% से कम होना चाहिए। ओके। और एनुअल रिपोर्ट में एक रेशियो होता है, फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशियो, वो देखना चाहिए। वो क्या बताता है? वो बताता है कि कंपनी अपनी कमाई से अपने ब्याज का खर्चा कितनी आसानी से उठा सकती है। अगर ये रेशियो बहुत कम है तो मतलब कंपनी पर ब्याज का बोझ ज्यादा है, जैसे अमेरिजन का 2002 में था, जब उनकी ऑपरेटिंग इनकम ब्याज के खर्चे से भी कम थी। अच्छा, ये सब तो काफी टेक्निकल डिटेल्स हैं। हाँ, थोड़ा होमवर्क तो करना पड़ता है। अच्छा, आजकल वो अकाउंटिंग घोटालों की भी बहुत खबरें आती हैं। एनरॉन, वर्ल्डकॉम, कंपनियां कैसे अपनी कमाई को बेहतर दिखा सकते हैं? इसे क्रिएटिव अकाउंटिंग कहते हैं। तरीके कई हैं। जैसे रोजमर्रा के ऑपरेटिंग खर्चों को कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा देना। इससे उस साल का मुनाफा बढ़ जाता है, लेकिन ये सही तस्वीर नहीं होती। ग्लोबल क्रॉसिंग ने ऐसा किया था। और? या फिर अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू कम करके लिखना, लेकिन उसे असाधारण घटना बता देना, जबकि वो बिजनेस का हिस्सा हो सकता है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी का उदाहरण था। तो निवेशक कैसे सावधान रहें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, खासकर फुटनोट्स को। अगर कोई चीज समझ ना आए या बहुत जटिल लगे तो वो एक रेड फ्लैग हो सकता है। ये सब विश्लेषण वाकई मेहनत का काम है। शायद इसलिए लोग म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं। हाँ, म्यूचुअल फंड आसान लगते हैं, सुविधा है, डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का दावा होता है। लेकिन इनके नुकसान भी हैं। हाँ, और सबसे बड़ा नुकसान है लागत, एक्सपेंस रेशियो। वो मैनेजमेंट फीस। हाँ, और सिर्फ वही नहीं, फंड जब शेयर खरीदता बेचता है तो उसकी भी लागत होती है। ब्रोकरेज, इम्पैक्ट कॉस्ट, ये अक्सर छुपी रहती है। तो कुल लागत कितनी हो सकती है? एक अनुमान है कि औसत फंड को सिर्फ अपनी सारी लागतें निकालने के लिए ही बाजार से सालाना लगभग 2 से 3.5% ज्यादा कमाना पड़ता है। बाप रे, ये तो बहुत है। बिल्कुल, ज्यादातर फंड तो अपनी लागत ही नहीं निकाल पाते, बाजार को बीट करना तो दूर की बात है। और लागत के अलावा कोई दिक्कत? हाँ, एसेट ब्लोट की समस्या। जब फंड बहुत बड़ा हो जाता है तो मैनेजर के लिए अच्छे आइडिया ढूंढना मुश्किल हो जाता है। सही। और फिर परफॉर्मेंस चेजिंग की आदत। निवेशक पिछले साल के स्टार परफॉर्मर फंड में पैसा लगाते हैं, जो जरूरी नहीं कि आगे भी अच्छा करे। बिल्कुल। और कभी-कभी मैनेजर का अपना हित निवेशक के हित से अलग हो सकता है। तो फिर एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चुने? सबसे पहले लागत पर ध्यान दें। कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड, खासकर इंडेक्स फंड, अक्सर बेहतर होते हैं। ठीक है, कम लागत। और दूसरा, जोखिम को समझें। प्रॉस्पेक्टस में देखें कि फंड ने अपने सबसे बुरे दौर में, जैसे किसी तिमाही में, कितना नुकसान दिया था। इससे आपको उसकी वॉलेटिलिटी का अंदाजा लगेगा। तीसरा, देखें कि क्या फंड मैनेजर ने अपना खुद का पैसा भी उसी फंड में लगाया। इसे स्किन इन द गेम कहते हैं। ये भरोसे का संकेत है। अच्छा पॉइंट है। चौथा, उन फंड्स को थोड़ी प्राथमिकता दे सकते हैं जो बहुत ज्यादा बड़े होने पर नए निवेशकों के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि मैनेजर फंड के साइज से ज्यादा उसके परफॉर्मेंस की चिंता कर रहा है। और वो मॉर्निंग स्टार जैसी हेडिंग्स, वो उपयोगी हो सकती हैं, पर वो सिर्फ पिछले प्रदर्शन पर आधारित होती हैं, भविष्य की गारंटी नहीं।
तो पहले लागत, जोखिम, मैनेजमेंट और अनुशासन देखें, फिर रेटिंग। समझ गया। यानी कम लागत, जोखिम का अंदाजा, मैनेजर का कमिटमेंट और अनुशासन, ये ज्यादा मायने रखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब आखिर में आते हैं शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के रिश्ते पर। ग्राहम ने कहा था कि शेयर होल्डर मालिक तो हैं, पर उदासीन रहते हैं। हाँ, एपैथेटिक। तो ये प्रॉक्सी वोटिंग वगैरह का क्या महत्व है? प्रॉक्सी स्टेटमेंट आपको कंपनी के बड़े फैसलों पर वोट करने का मौका देता है, जैसे डायरेक्टर कौन चुने जाएंगे, सीईओ की सैलरी कितनी होगी, कोई बड़ा मर्जर या अधिग्रहण होना है या नहीं। पर मेरे पास तो थोड़े से ही शेयर हैं, मेरे वोट से क्या फर्क पड़ेगा? ये सोच ही गलत है। जैसे चुनाव में हर वोट मायने रखता है, वैसे ही यहाँ भी अपनी आवाज उठाना जरूरी है। अगर आप प्रॉक्सी पढ़ते ही नहीं, वोट करते ही नहीं और मैनेजमेंट कुछ गलत करता है जिससे कंपनी डूबती है, तो कुछ हद तक आप भी जिम्मेदार हैं। ये तो मालिक वाली जिम्मेदारी हुई। बिल्कुल। अच्छा, कंपनियां अक्सर अपने शेयर वापस खरीदती हैं, स्टॉक बायबैक। ये तो शेयरधारकों के लिए अच्छा होता है ना? शेयर कम हो जाते हैं तो ईपीएस बढ़ जाता है। हाँ, सिद्धांत रूप में ये तब अच्छा है जब कंपनी का स्टॉक सस्ता हो, मतलब अपनी आंतरिक कीमत से कम पे ट्रेड कर रहा हो। तब बायबैक से बचे हुए शेयरों की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन इसमें भी कोई पेच है? पेंच ये है कि आजकल कई कंपनियां, खासकर टेक कंपनियां, बायबैक का इस्तेमाल इसलिए ज्यादा करती हैं ताकि जो नए शेयर उन्होंने कर्मचारियों को स्टॉक ऑप्शन के तौर पर बांटे हैं, उनसे टोटल शेयरों की संख्या न बढ़ जाए। अच्छा, डाइल्यूशन रोकने के लिए। हाँ, और अक्सर देखा गया है कि कंपनियां तब ज्यादा बायबैक करती हैं जब उनका स्टॉक महंगा होता है और तब कम करती हैं जब स्टॉक सस्ता होता है। ये तो उल्टा हुआ। हाँ, ओरेकल का उदाहरण देखिए। 2000 में जब स्टॉक महंगा था, करीब $6.5 बिलियन का बायबैक किया। 2002 में जब स्टॉक बहुत सस्ता हो गया, तब सिर्फ 2.8 बिलियन का। तो ये तो शेयर होल्डर के हित में नहीं हुआ है। नहीं, ये दिखाता है कि शायद बायबैक का फैसला अंदरूनी लोगों, मैनेजमेंट को फायदा पहुंचाने के लिए ज्यादा लिया जा रहा है, बाहरी शेयरधारकों के मुकाबले। काफी कुछ सीखने को मिला आज। तो अगर हम बेंजामिन ग्राहम की इस पूरी बुद्धिमत्ता को समेटें, तो मुख्य संदेश क्या होंगे? मेरे ख्याल से सबसे जरूरी संदेश है, तर्क संगत रहें, भावनाओं, खासकर डर और लालच को अपने फैसलों पर हावी ना होने दें। मिस्टर मार्केट को अपना गाइड ना बनाएं। बिल्कुल। दूसरा, हमेशा सुरक्षा का मार्जिन ढूंढें, क्वालिटी चीज सस्ते में खरीदें। तीसरा, अटकलबाजी से बचें, निवेश करें, जुआ ना खेलें। अपना होमवर्क करें, विश्लेषण जरूरी है। हाँ। चौथा, अपनी लागत कम रखें, चाहे वो ब्रोकरेज हो, टैक्स हो या फंड की फीस। और पांचवा, धैर्य रखें, निवेश लंबे अवधि का खेल है। और वो सुरक्षा का मार्जिन वाली बात, वो तो शायद सबसे अहम है। हाँ, वो ग्राहम के दर्शन का सार है, किसी चीज के लिए उसकी असली कीमत से काफी कम चुकाना। यही आपको बड़ी गलतियों और बुरे समय से बचाता है। जैसे वो जेडीएस यूनिफेस का उदाहरण था। हाँ। $150 का शेयर, जबकि कंपनी घाटे में थी। हाँ। वहां कोई सुरक्षा का मार्जिन था ही नहीं। नतीजा क्या हुआ? खरीदने वालों ने लगभग सब कुछ गंवा दिया। सुरक्षा का मार्जिन ऐसी ही आपदाओं से बचाता है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए जाते जाते एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। हाँ, जरूर। अगली बार जब कोई निवेश का मौका बहुत ही आकर्षक लगे, या कोई कहे कि ये तो पक्की बात है, गारंटीड रिटर्न है, तो एक पल रुककर सोचना चाहिए। खुद से पूछें, क्या मेरा ये उत्साह तथ्यों पर आधारित है या सिर्फ भावनाओं पर? क्या इसमें सुरक्षा का मार्जिन है? क्या मैंने अपना होमवर्क किया है? ये सवाल पूछना ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने की तरफ पहला कदम है। सही कहा। और ये याद रखना कि आज की ये बातचीत ग्राहम की गहरी समझ का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा थी। हाँ, उनकी किताब में तो और भी बहुत कुछ है सीखने के लिए।